बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक अहम तरीन ख़बर ये है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मुलाकात की और उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। लेकिन इससे भी बड़ी अहम ख़बर जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान रात को एक जो टेंशन चल निकली थी, बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन, उस तरफ भी बड़ी पैनिक क्रिएट हुआ था। शरारत करने का मूड उधर से भी था और इधर से भी पाकिस्तान की पूरी तैयारी थी। और रात को तकरीबन कोई 1-1:30 बजे के करीब जाके जो चीज़ें हैं वो फिर थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुई। और एक आप यूँ कह लें कि आर्जी तौर के ऊपर, या यूँ कहें कि जो एक क्लैश का ख़तरा था वो आर्जी तौर के ऊपर टल गया। तो इस क्लैश को अपने जहन में रखें। जो और फिर उससे पीछे जो कुछ पाकिस्तान के कल DGSPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें जो कुछ बातें हुई, और फिर फील्ड मार्शल साहब ने जो 2 दिन पहले वैसे ये मुलाकात हुई थी जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका कराम है, लेकिन प्रेस रिलीज उनकी तरफ से आज जारी की गई DGSPR की तरफ से, उसमें भी जो बातें हुई वो भी शेयर करेंगे। इन चीज़ों को, यानी कि अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का जो मामला है और जो जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के अंदर, और फिर भारत के जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ साहब, उन्होंने 2 दिन पहले जो एक सिंधी, हिंदू सिंधी जो है, इंडियन सिंधी, उनके एक फंक्शन में जो गुफ्तगू करते हुए ये एक बात कही थी कि पाकिस्तान का जो सिंध है हो सकता है वो हिंदुस्तान का आने वाले दिनों में हिस्सा बन जाए। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखें। और एक व्लॉग जो आज उसका एक क्लिप जो है वो बहुत वायरल हुआ है, उस पर इमरान खान साहब के फॉलोअर्स का और इमरान खान साहब के सोशल मीडिया विंग का और पूरी तहरीक इंसाफ का जो फीडबैक है, उसको जब आप ज़हन में रखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और ये मामलात किस तरफ लेके जाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा ट्रिकी सा मामला है। जब से टेलिंग्स आपके हम खिदमत में पेश कर रहे हैं, तकरीबन 2020 से ये शुरू है, ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, या 2021 में मेरा ख्याल है शुरू किया गया था, मुझे वो एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो तब से एक चीज़ जो है उसका बरभला खुल के इजहार ये फ़कीर आपकी खिदमत में करता है कि इमरान खान साहब और जो तालिबान हैं ये इनका गठजोड़ है। इनका गठजोड़ इनके इक़्तिदार में आने से पहले का था, और इसकी शहादतें जो हैं वो तालिबान की ज़ुबान से भी हमको मिलती हैं, इमरान खान साहब के रवैयों से भी हमें पता चलता है। और इमरान खान साहब अपनी सियासत में, अपने इक़्तिदार में और अपनी कुर्सी के हिर्स में इतना आगे निकल चुके हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा किया हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर एक जो लेफ़्ट वाला तबका था, खैर वो सारे का सारा नहीं, कुछ राइट विंग का तबका था, वो भी सारे का सारा नहीं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकद रहे, जब उन्होंने देखा कि हालात जो हैं वो इस शक्ल को इख्तियार कर गए हैं कि ये जो तीनों फ्रीक हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो बाहम शीरो शक्कर हो गए हैं। तो इन तीनों के जो मुखालिफ थे उनको एक प्लेटफॉर्म इमरान खान साहब की सूरत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में मैसर आ गया। तो अब वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपनी नफ़रतों का खुल के इजहार कर रहे हैं। रैशनल नहीं है, लॉजिकली नहीं सोचते और चीज़ों को मंतकी एतबार से या कहें कि रियलिस्टिक होकर नहीं देखते, और जो गुफ्तगू वो करते हैं वो किसके ख़िलाफ़ जाती है, किसके ख़िलाफ़ नहीं जाती। रैशनल होकर सोचे तो इमरान खान साहब की जो सियासत है, उनका जो कौल व फ़ेल है वो उनको नज़र आ जाए, लेकिन वो नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि वो किसी ना किसी नफ़रत का शिकार है, किसी ना किसी महरूमी का शिकार है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध में एक नया महाज खोलने की तैयारी कर चुका है, होमवर्क तकरीबन उसका कंप्लीट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान की फ़ौज को वो टारगेट कर रहे हैं, उनके चाहने वाले भी कर रहे हैं। ये सारी खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक बीमार सोच की अक्कासी करती हैं, और इसको खोल के इनको समझना और इनको देखना बहुत ज़रूरी है। आज वो अदालत में पेश हुई थी 26 नवंबर, चूँकि आज भी 26 नवंबर है और पिछले साल 26 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोला था और फिर वहाँ पर वो लाशें 300 फिर 900 फिर 200 फिर इतनी
वो गिर गई और उन लाशों का आज तक हमें पता नहीं चला कि वो लाशें कहाँ पे गई हैं। आज ही इन्हीं ये चूँकि 26 नवंबर है, एक तरह से आप कहें कि इमरान खान साहब की जो एक स्ट्रीट पावर की बरसी है, ये आखिरी मार्का था जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की जो स्ट्रीट पावर है वो दिखाने की कोशिश की थी, जब उनकी बेगम और अली बिन गंडापुर साहब इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च किया था। तो फिर हुकूमत ने अपना रिजॉल्व दिखाया था और वो वाक़या हुआ था कि इन्होंने रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर इनके किसी वर्कर शर्कर ने कोई गाड़ी चढ़ा दी थी, या वो वर्कर था या नहीं था, लेकिन उस वक़्त सूरत हाल यही बनी थी। तो उसके बाद जो है वो फिर बड़ा काम गड़बड़ हुआ था और वो कंधा दिया था वज़ीर आज़म साहब ने जाके रेंजर्स के शहदा को, और फील्ड मार्शल उस वक़्त तो वो जनरल थे आसिम मुनीर साहब, उन्होंने, और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन हुआ था, यानी कि जो डी चौक था वो खाली करवाया गया था और बड़ी खौफनाक किस्म की ख़बरें आना शुरू हुई थी और यानी कि अदालतों तक गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि हमारे इतने बंदे मार दिए, और इतनी झूठी कहानियाँ चलाई गई कि जी कि वो लाशों को तेज़ाबों में डाल के ड्रमों में वो तहलील कर दिया गया है, आग लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछती थी हामिद खान साहब जैसे एक संजीदा और एक बड़े सीनियर वकील को कि आप कोई ना कोई, आपको तो अदालत के अंदर कोई ना कोई सबूत देना पड़ेगा कि आपके अगर लोग लापता हैं तो किसी का अगर आपने लापता, मतलब वो थी हवाई बातें, हमारे इतने लोग मार दिए गए, कहाँ मार दिए गए, किसी का कोई पोस्टमार्टम है, हमारे मतीला जान साहब भी किसी अस्पतालों के अंदर लाशें ढूंढने निकले हुए थे, कोई लाश नहीं मिली, 1 साल हो गया। तो ये प्रोपेगेंडा बेसिकली, जो अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है, और क्यों है, सिर्फ के जी हमें इक़्तिदार वापस चाहिए, इमरान खान साहब को पाकिस्तान की फ़ौज का सहारा फिर से चाहिए जो वो देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो ये सहारा नहीं देते तो वो दुनिया की सबसे गलीज़ किस्म की मखलूक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागज़ों में। और अगर आज पाकिस्तान की फ़ौज जो है, आसिम मुनीर साहब या कोई और, वो इनको ग्रीन सिग्नल दे दे तो सब गुनाह माफ़, और जनाब 24 नवंबर भी 26 नवंबर भी सफ़ाए हस्ती से गायब, सब कुछ, सब माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पाकिस्तान की फ़ौज की मर्ज़ी है, एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी है, वो कहते हैं कि हमने अब इस तरह से नहीं चलना, तो उनकी ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। खैर, किस्सा मुख्तसर के प्रोपेगेंडा अपने अरूज के ऊपर था। तो आज ये नहीं एक, मैं पूरा आपको पूरी मैंने तबीयत बांधी, पूरा बैकग्राउंड बता दिया। आज उसी 26 नवंबर के एहतजाज का एक केस जो था वो अदालत में ज़ेर समाअत था, और अलीमा बीबी इस केस में बार बार जो थी वो आगे पीछे हो रही थी। अदालत में वारंट जारी होते थे तो वो पेश नहीं हो रही थी। आज वो अदालत में पेश हुई और शक्ल दिखा के उठ के जब वापस जाने लगी तो उनको अदालती अमले ने बताया कि वो फ़िल वक्त अदालती तहवील में है और अंदर जाके बैठें, कमरा अदालत में वापस जाएं। कमरा अदालत में वापस आई, फिर 10-10 लाख के मुचलकों के इव्ज़ इनको वापस भेजा गया। तो एक तो ये खबर 26 नवंबर के हवाले से थी। ये टोटल जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेगेटिव प्रोपेगेंडा के ऊपर मैं कर रहा हूँ कि वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है। इसलिए है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार में शेर चाहिए और पाकिस्तान की फ़ौज उनको इक़्तिदार में शेर देने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में राइज है, और ये जवाबन पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा जारी किए हुए हैं। ख्वाह पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की सलामती के लिए तालिबान के साथ लड़ रही हो, अफ़गानिस्तान के साथ लड़ रही हो, इंडिया के साथ लड़ रही हो, इंडिया जो कुछ मर्ज़ी पाकिस्तान के अंदर कर रहा हो। यही लीमा बीबी थी जो कह रही थी कि ये आएंगे, ये चपेड़े मारेंगे और जूते मार के हमको चले जाएंगे, फिर ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये देखें ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है। नवाज शरीफ ने इशारा किया है मोदी को कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, हम यहाँ पर गैर मकबूल हैं। इस तरह की ये जो खराफात हैं ये बयान किया करते थे। प्रोपेगेंडा, बस सिंपल। तो अब ये जो नया महाज छिड़ा है अफ़गानिस्तान वाला, मैं पहले वो आपके साथ शेयर कर दूं कि कल रात को उधर हमारे जो सर्विलेंस थी वो बता रही थी कि इमरान खान साहब की जो महबूब फोर्स है तालिबान की, वो ये इधर कुनड़ पख्तिया, चूँकि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि जी इन्होंने 2 दिन पहले वहाँ पर अटैक किया था FC हेडक्वार्टर का बदला लेने के लिए,
और वहाँ पर जो है वो बच्चे और कुछ औरतें थी वो पाकिस्तान की फायरिंग से मारी गई। पाकिस्तान के DGSPR ने कल 2 टोक अल्फाज में बताया था कि हम गैर एलानिया इस तरह के काम नहीं करते और अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जब हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उसको ऑन भी करेंगे, हमें छुप के कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये इल्ज़ाम मुसलसल लगा रही थी। तो कल रात को पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, क्योंकि जो अफ़गान हुकूमत के तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया था कि हम इसका जवाब देंगे और जब देंगे वो तब देंगे। तो वो कल जवाब देने के लिए इकट्ठे हो रहे थे बलूचिस्तान साइड के ऊपर, और वहाँ पर चूँकि जो चौकियाँ हैं पाकिस्तान की वो 3-3, 4-4 किलोमीटर का जो मिनिमम फासला है वो 3 किलोमीटर का है, वहाँ पर मौजूद है। इनकी तरीका कार्रवाई ये होती है, तरीका वारदात ये होता है कि ये एक चौकी के ऊपर 400-500 बंदा, 300, 400, 500 बंदा इकट्ठा होके हमलावर होता है। और दूसरी जो है वो कुमक वहाँ पर पहुँचने से पहले ये 10-15 मिनट में कार्रवाई करके निकल जाते हैं। तो सर्विलेंस जारी थी, पाकिस्तान को पता था कि यार ये कोई हरकत करेंगे, तो वहाँ पर इकट्ठा बंदा होना शुरू हुआ। तो जब बंदे इकट्ठे हो रहे थे तो इधर फिर पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। GHQ में ये बात बता दी गई कि जी कि ये इस तरह की मूवमेंट देखने में आ रही है, और फिर इधर से GHQ से मुकम्मल भरपूर जवाब, और जिसको कहते हैं कि दुगना तिगना करके जवाब ये दिया जाए। और पाकिस्तान वेट कर रहा था, लेकिन रात कोई 1:30-2 बजे के करीब वहाँ से फिर ये डिस्पर्स होना शुरू हो गए, क्योंकि इंडियन मीडिया ने रात 1 बजे के करीब, सोशल मीडिया ने, जो इंडियन अकाउंट्स थे, वहाँ पर ये कहना शुरू कर दिया था कि जी के अफ़गान ड्रोन्स जो हैं, माशाल्लाह अफ़गान ड्रोन्स ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया। पुरानी फुटेजेस वो लगा रहे थे, तो लेकिन अमली तौर के ऊपर इस तरह का कुछ नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि जो हमें बताया जा रहा है कि फिर पाकिस्तान की तैयारी को देख के जो इंडियन इंटेलिजेंस है उन्होंने उनको शायद रिपोर्ट किया होगा कि जी कि उधर से पूरी तैयारी है, तो आप बाज आ जाएं। तो कल रात जो है, कल रात ये ख़तरा थोड़ा सा टल गया था, लेकिन फिर वही बात है कि इन तालिबान के, ये अफ़गान तालिबान हों या TTP वाले हों, नंगे चिट्टे जिसको हम कहते हैं कि सपोर्टर कौन से हैं, वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वही या तो वो इंडियन है, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया से ऑपरेट होते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनको क्लेम करते हैं। तो यानी कि टारगेट कौन है? पाकिस्तान की फ़ौज। इसी तरह जो आर्मी चीफ साहब हैं, इन्होंने 2 दिन पहले जो थी ये वाली एक शुरा थे, एक वफ्द था नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का, उनसे मुलाकात की। चंद दिन पहले ये पंजाब भी आए हुए थे, तो उनसे गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने ये वाली बात कही कि हमारी बड़ी ताकत कौमी वहादत है, दुश्मन के अज़ाइन नाकाम बनाएंगे, बैरूनी हमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी प्रोपोगंडे की जंग के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज पुरअज़्म है। बड़ी डिटेल उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी कि ख़ित्ता जियोपॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी से गुजर रहा है, ख़ित्ते में हाइब्रिड ख़तरात बढ़ रहे हैं, बैरूनी हमायत। ये हाइब्रिड ख़तरात कौन से हैं? अब ये इसके ऊपर गौर करें कि आपको हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि आपको अपने दुश्मन की, जिस तरह ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान के अंदर, ख्वाजा साहब भी कहते हैं, वो भी तस्लीम करते हैं, इसी तरह एक हाइब्रिड आपका एनिमी होता है। आपको जिस तरह पता ही ना चल रहा होता कि ये जो सामने वज़ीर आज़म है, असल हुक्मरान हमारा ये है, या फिर इसके पीछे कोई जो है वो मामलात को देख रहा है, गवर्नेंस कोई और देख रहा है और चीज़ें कुछ और तरह से चल रही हैं। ये हाइब्रिड निज़ाम भी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने जड़ें पकड़ी हैं। तो हमारा मौजू जो है वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो हाइब्रिड ख़तरात हैं ये क्या हैं, कि आपको पता ना चले कि आपका दुश्मन है कौन, जो सामने है वो आपका दुश्मन है, या फिर उसको पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, पीछे कौन है इसके। हाइब्रिड इसको कहते हैं। इसकी मिसाल आप ले लें कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आप एक माहौल बनाते हैं, और वो माहौल जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो लोग मौजूद होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होता है, और जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद लोग होते हैं वो किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो आपकी सरहदों से बाहर होता है। एग्जैक्ट इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के हाइब्रिड दुश्मन को या ख़तरात को समझना चाहें तो आपको एक स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा, जिसमें स्मगलर भी हैं, जिसमें दहशतगर्द भी हैं। ये एक दूसरे की ऑक्सीजन इनके पास है कि ये स्मगलर जब स्मगलिंग करता है तो उसका पैसा जो है वो दहशतगर्द को भी जाता है, और दहशतगर्द जो है वो उसका एक तरह से बेनिफिशरी आप कह लें होता है।
और क्योंकि ब्लैक मनी जो है वो एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रही होती हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी पाकिस्तान के अंदर सियासत चमक रही है। और जो दहशतगर्द हैं और जो स्मगलर हैं, उनको पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, ये जो सरहद पार बैठे हुए हैं, उनकी इकॉनमी उसके ऊपर बेस कर रही है। और उनकी इकॉनमी कहाँ से चल रही है? वो उनकी चल रही है कि वो जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इनको प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, उनके ज़रिए चल रही है। और ये बैक वक्त एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक चेन बनी हुई है। तो ये आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं। अब इसमें आप देख लें कि कौन कौन से दुश्मन है पाकिस्तान के, और इसमें भी कुछ तो हमें समझ आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे, जो इंडिया की प्रॉक्सीज के पीछे भी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जिस तरह आप कह लें कि ये जो उनके ड्रोन्स उड़ा करते थे इंडिया के, उनको ऑपरेट करने वाले कौन थे? पहलगाम में जब वो वाक़या हुआ था तो वहाँ पर इसराइली फ़ौजी क्या कर रहे थे? ये बड़े अपनी जगह के ऊपर सवाल आते हैं, और इनके जवाब, ये चूँकि इंटेलिजेंस वर्ड होती है, ये यहाँ के जो सबूत होते हैं, ये बतौर शहादत किसी अदालत में नहीं पेश किए जा सकते होते। और जो दुनिया जिस सिस्टम के तहत चलती है, वहाँ पर इंसाफ जो है वो बड़ी छोटी सी चीज़ है। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो ताकत के इस्तेमाल चल रहे होते हैं। खैर, ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, इस तरफ हमने जाना नहीं है। तो आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि बैरूनी हमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी प्रोपेगंडे की जंग के बावजूद मुसल्लह फ़ौज पुरअज़्म है। मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। हमारी बड़ी ताकत कौमी वादत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। तो सवाल जवाब के सिलसिले में जो हम तक मालूमात पहुँची हैं, उनके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी मुसाबकत, सरहद पार दहशत गर्दी और हाइब्रिड ख़तरात से तश्कील पाने वाले मुतग़य्यर इलाक़ाई माहौल पर रोशनी डाली। उन्होंने ज़ोर दिया कि पेचीदा चैलेंजेस, जिनमें बैरूनी हमायत याफ्ता दहशत गर्दी और मालूमाती जंग इंफॉर्मेशन वॉर शामिल हैं, के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तकिल पेशा वराना सलाहियत और अज़म का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और दुनिया के ममालिक की कम्यूनिटी में अपना जायज़ मकाम तक पहुँचना इसका मुकद्दर है। मार्का हक के दौरान, और ये बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान का रास्ता रोकने की कोशिश है कि जो पाकिस्तान का जायज़ मुकाम इंटरनेशनल कम्यूनिटी में है वो इसको ना मिल सके। ये कुछ कुव्वतें इस तरह के इरादे रखती हैं। मार्का हक के दौरान मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत, अज़म और वाबस्तगी ने पाकिस्तान की आलमी हैसियत में इजाफ़ा किया है। उन्होंने ज़ोर दिया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती में है और हम सब मिलकर दुश्मनों के शैतानी मंसूबों को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। वर्कशॉप के शुरा को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कौमी इकदामात पर ब्रीफ किया गया, जिनमें स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग और मनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क्स शामिल हैं जो सलामती पर मनफी असरात डाल रहे हैं। सरहदी कंट्रोल्स में बेहतरी और गैर मुल्कियों की मुल्क से वापसी के बारे में अपडेट्स भी शेयर की गई, जिनका मकसद दाखिली नज़्म व ज़ब्त कायम रखना और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये सारी जो गुफ्तगू है, अब इसमें अगर आप एक एक पॉइंट उठा के देखें तो कौमी यकजहती में, यानी कि कौमी यकजहती किन इश्यूज़ के ऊपर? मुल्क की सलामती के ऊपर। इसके ऊपर रखना कौन डाल रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पार्टी। और इसके ऊपर उनकी ये जो जिरगे करवाते फिर रहे हैं ये सारे के सारे। फिर उसके अलावा जो इकॉनमी, जो उन्होंने स्मगलिंग की बात की, इनका सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? जो ख़ुद स्मगलिंग करते हैं और इस वक्त केपी में इस वक्त वो रियासती ओहदों के मज़े भी ले रहे हैं। और इसके अलावा सरहदी कंट्रोल के ऊपर भी, यानी कि जो आपका अफ़गानिस्तान के साथ तनाज़ा है कि वो बॉर्डर को रेगुलाइज़ किया जाए, वहाँ से जो दरअंदाजी होती है उसको रोका जाए, वहाँ पर भी कौन रुकावट डाल रहा है? कौन जो है वो कह रहा है कि जी के तालिबान के साथ हमें बात करने की इजाज़त दी जाए, हमारा उनके बगैर गुजारा नहीं है, ये वो इस तरह की बातें। तो कुल मिला के पाकिस्तान के जो टारगेट्स जो कौमी सलामती और इकॉनमी से मुतल्लिक हैं, वो अचीव करने में जो रुकावटें डाली जा रही हैं, वो पाकिस्तान के अंदर एक आप यूँ समझे कि मैं खुल के अगर कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो इसके आड़े आ रहा है। अब आ जाते हैं जो वो पॉडकास्ट जिसके ऊपर इस वक्त बड़ा शोर पड़ा हुआ है। आप जानते होंगे सुनील मंच साहब को। सुनील मंच साहब का पॉडकास्ट किया है जनाब अरशाद भट्टी साहब ने, और उनकी गुफ्तगू जो थी वो बेसिकली उनके काम से मुतल्लिक थी। वो चूँकि बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं नौजवानों को चूँकि गाड़ियों का शौक़ होता है, तो वो उनका पॉडकास्ट या उनकी
जो वो wheel.com है, parkwheel.com, इस तरह की उनकी वेबसाइट है। तो उस सिलसिले में उन्होंने उनको इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आपने डक्की भाई को भी गाड़ियाँ भेजी, आपकी दोस्तियाँ किस तरह की हैं, और ये वो मॉरल पुलिसिंग की बात हो रही थी, FIA की। और यहाँ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी कि मेरा किसी से कभी ढका छुपा ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं अपने काम के सिलसिले में दोस्तों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाता। और उन्होंने पूछा कि आपको FIA वालों ने नहीं बुलाया? उन्होंने कहा मैंने किसी पेड कंटेंट वाला मैंने कभी काम ही नहीं किया, तो लिहाजा मेरे साथ उन्होंने क्या बात करनी थी क्या नहीं करनी थी। मॉरल पुलिसिंग की भी बात हुई है, FIA की। तो इस तरह उन्होंने बात करते हुए ये वाली बात की कि जी देखें कि बात ये कि मॉरल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐप्स और कुछ सोशल मीडिया, अगर कहते हैं कि मेरा यूट्यूब देखें इंडिया में बंद हुआ था, मंसूर का हुआ था, आपका भी हुआ होगा, तो उन्होंने बंद करवाया। अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने वाले या जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं वो अगर पाकिस्तान को या पाकिस्तान के इदारों को पसंद नहीं है तो वो यूट्यूब को लिख दें, बंद हो जाएंगी, ख़त्म हुई बात। ये एक तासुर दिया था। तो या ये वाली बात, इसका क्लिप उन्होंने निकाल के जोड़ा या किसी ने भी जोड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कि बात ये है कि हमें फेस वैल्यू के ऊपर जाना चाहिए, हमें जो है जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें बेजा तनकीदें लोगों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। ये चूँकि वो सरफराज साहब थे ना जो FIA वाले, वहीं पर बात हो रही थी और यहाँ से बात चल निकली कि वो पाकिस्तान की एक एजेंसी का नाम लेके FIA वालों ने डिक्की भाई और दूसरे तीसरे लोगों से माल बनाया। तो उन्होंने ये कहा कि वो पकड़े गए ना आखिर में, जब वो नाम ले रहे थे तो यानी पाकिस्तान के साझेदारों का, तो पकड़े गए और उन्होंने पकड़ा। तो वो कहते हैं मैं गया था लम्स, और लम्स जाके मैंने देखा कि जी कि मुझे किसी स्टूडेंट ने उठ के कहा कि ये भी जो बचा हुआ है ये भी यानी फ़ौज को दे दें। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़ौज के ऊपर बेजा हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि बेटा ये पिछले दिनों आपकी भारत के साथ जंग हुई थी तो अबू गए थे बॉर्डर के ऊपर, तो इस तरह की उन्होंने बातें की। मैं चाहता हूँ कि वो आप छोटा सा एक है 1 मिनट का वो सुन लें। पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, सबसे पहला चैनल जो इंडिया में बैन हुआ वो पाकविज़ व्लॉग था। एंड आई टेक प्राइड इन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क के लिए व्लॉग बनाता हूँ, मुझे किसी इंडियन सब्सक्राइबर से कोई मोहब्बत नहीं लेनी। ठीक है, एक आर्ट जो होता है वो बॉर्डर्स के क्रॉस होता है, लेकिन जब उन्होंने फैसला किया तो उन्होंने यूट्यूब को लिखा कि जी पाकवीज, और कई ऐसे चैनल थे, आपका भी बंद किया होगा, मंसूर का भी किया, सबका किया, उन्होंने बंद कर दिया। मैं जब किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप सब छोड़ दें। बचपन में हम एक टर्म यूज सुनते होते थे कि वॉट एवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम इट ऑन अलकायदा। सो हमारे मुल्क में जो कोई गलत काम कर रहा होगा ना वो कहेगा जी उन्होंने कराया। वो क्या उन्होंने कराया? आप लोग देखें तो सही, आप किसके बारे में बात करें। मैं पहले दिनों लम्स में गया तो मुझे किसी बच्चे ने सवाल पूछा जी फलानी चीज़ भी उनको उठा के दे दें। मैं कहा बेटा पिछले दिनों जंग हुई थी, अबू गए थे बॉर्डर पर लड़ने के लिए, कौन गया था? तो बड़ा आसान है किसी को भी कह देना उठ के कि ये वो, भाई अपनी जान देना। मुसलमान के अलावा तो और किसी मजहब में तो जान के आगे वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अपनी जान अगर कोई बंदा देने के लिए आपके मुल्क के लिए तैयार है, आप उसको इज्जत भी नहीं दे सकते। तो मैं ऐसे किसी बंदे के लिए बिल्कुल कोई, जैसे कहते हैं ना, मैं बड़ा इंक्लूसिव आदमी हूँ, लेकिन जो हमारी फौज के बारे में गलत बात करता है ना, मैं नहीं लेता इस बारे में। तो ये मुख्तलिफ उनके इंटरव्यू के हिस्से जो हैं वो काट काट के ये एक पूरा किसी ने जो है वो क्लिप बनाया है, और यूं लग रहा है कि वो फ़ौज की बड़ी खुली हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने वैसे की भी फ़ौज की हिमायत, और ये कही कि उनका जो काम है उनको करने दें, उनको पोलिटिसाइज ना करें, इस तरह की उन्होंने बात की। यहीं से बात जो थी वो जब शेयर किया गया तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कूद पड़े और फिर अजीबोगरीब बातें हुई। हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि जी के जब इस तरह के अनवारुल काकड़ साहब का एक उन्होंने दिया हुआ है वो क्लिप लगाया हुआ है, तस्वीर है कि जी के जब इस तरह के लोग जाके लम्स में लेक्चर देंगे तो ये जो है सुनील मान जैसे स्टूडेंट ही फिर बाहर आएंगे। तो सुनील मान साहब लम्स से पढ़े हुए हैं। तो मैंने वहाँ पर लिखा अपने उस दोस्त को, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा कि यार के भट्ट साहब अब जाने दें, हमने तो आप लम्स की बात कर रहे हैं, हमने तो ऑक्सफोर्ड का भी भरम यहाँ पे खुलते हुए देखा है। तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है जी कि अब्बू जी बूट चाट पता नहीं क्या क्या। मैं ये कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बूटा नाम का है कोई ये क्या कहते हैं, ट्विटर के ऊपर अकाउंट है, मुफ्त गए सी सवालिया निशान, सारा मुल्क तो कब्जा है, जिंदा रहंदे करप्शन ते इंडस्ट्री चलांदे मुर्दे ते प्लाजे ते मरबे मिलदे सब दा बोझ गरीबां ते। तो इस तरह के ये बेहिसाब जो है वो इस तरह के जो कह लें कि वो शुरू हुए हैं। तो ये सारे जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गंद फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है।
आज पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इमरान खान साहब को सलूट मार के इक़्तिदार में ले आए, इलेक्शन भी ना करवाए जो रस्मन करवाए जाते हैं पाकिस्तान में। तो सर यही पाकिस्तान की फ़ौज होगी। ये जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है इस वक्त, ये अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि ये सिर्फ इमरान खान साहब को की मोहब्बत में, बल्कि बहुत सारे लोग, अब तो मेरा ख्याल है कि अब इस गलतफहमी से भी निकलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज के इमरान खान साहब के साथ मामला ठीक हो जाएंगे तो क्या ये जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू है, जिस तरह उसको करके टारगेट किया जाता है, क्या ये ख़त्म हो जाएगा, वापस हो जाएगा? शायद 20% फ़र्क पड़े, क्योंकि ये जो कुछ पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है ये बाय डिज़ाइन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसमें इंडल्ज हुई थी, अब शायद वापसी उसके इख्तियार में ना रहे, क्योंकि अब इसमें वही एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है और पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट किए हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खुद बजाते खुद उनके हाथों में खिलौना बन चुकी है, बल्कि यूँ कहें कि यरगमाल बनी हुई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इसकी भारी कीमत बहरहाल चुकानी पड़ेगी, और वो चुका भी रहे हैं, और आने वाले दिनों में शायद कुछ ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.